कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग 1991 से आर्थिक सुधारों को पढ़ रहे हैं और आज इसके अंतिम भाग को हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने निजीकरण और वैश्वीकरण को देखा था और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आर्थिक सुधार किए गए 1991 से उसके क्या क्या अनुकूल प्रभाव पड़े और क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इनका मुख्य रूप से आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो अनुकूल प्रभाव है उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। पहला जो अनुकूल प्रभाव हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन एवं बचतों के आवंटन की कुशलता में वृद्धि करके वैश्वीकरण उत्पादकता के स्तर को बढ़ाएगा और उत्पादकता में वृद्धि होने से देश के रहन सहन में वृद्धि होगी। चूँकि श्रम विभाजन को अपनाया गया इसीलिए उत्पादन में वृद्धि हुई और उत्पादन में वृद्धि होने से रहन सहन में भी वृद्धि होने लगी। इसका अनुकूल प्रभाव ये भी बताया गया कि वातावरण के प्रत्येक क्षेत्र में कार्यकुशलता बढ़ेगी और जो अकार्यकुशल उद्योग हैं वो या तो समाप्त हो जाएंगे या वो सुधार कर लेंगे। विश्व के विभिन्न देशों में उत्पन्न विभिन्न वस्तुओं तक हमारे देश की पहुंच बढ़ जाएगी और जिसके कारण उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक अच्छी वस्तु और सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगे। अनुकूल प्रभाव ये भी पड़ा कि वैश्वीकरण के कारण आर्थिक विकास दर में तेजी आएगी और जो संरचना है अर्थव्यवस्था की संरचना है उसमें भी परिवर्तन आएगा। उसके बाद विश्व व्यापार में भारत के हिस्से में बहुत वृद्धि होगी, निर्यात में भी वृद्धि होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। विदेशी निवेश और विदेशी पूंजी के आने से हमारे देश की जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भरपूर उपयोग हो सकेगा और रोजगार के लिए नए नए अवसरों का निर्माण भी होगा। उसके बाद विदेशी टेक्नोलॉजी आएगी। जब विदेशी पूंजी आएगी तो और उस टेक्नोलॉजी से हमारे देश की टेक्नोलॉजी में और प्रबंध के स्तर में सुधार होगा और उद्योगों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बल मिलेगा जिसका फ़ायदा हमारे देश को बहुत ज़्यादा होगा। कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी देखेंगे, एडवर्स इफ़ेक्ट भी देखेंगे, क्योंकि हम लोग अर्थशास्त्र में तर्कशास्त्र भी मानते हैं इसको और अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों का भी हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो वैश्वीकरण के कुछ आलोचक भी हुए और उन्होंने कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी बताए कि क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान बताया कि श्रमिकों के रोजगार व वास्तविक मजदूरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उनकी मजदूरी कम हो जाएगी और काम ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा ये बताया कि पूंजी गहन टेक्नोलॉजी अपनाने के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि मनुष्यों के स्थान पर मशीनें स्थान ले लेंगी जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार देने में बहुत कठिनाई आएगी। तीसरा बताया गया कि इस प्रक्रिया में बड़े बड़े पूंजीपतियों और बड़ी कंपनियों को ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, छोटे उद्यमियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे जिससे कि देश में जो केंद्रीकरण और असमानता है जिसको दूर करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है उसमें और वृद्धि हो जाएगी। वैश्वीकरण के कारण देश में जो गरीबी है वो दूर नहीं हो पाएगी ऐसा आलोचकों का मानना है, क्योंकि निवेश एवं सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई हैं और इसके परिणाम स्वरूप 50 वर्षों में देश की गरीबी रेखा के नीचे जाने वालों लोगों की संख्या बढ़ी है। तो ये एक वैश्वीकरण का बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। जनसंख्या गरीबी और बेरोजगारी के साथ साथ बढ़ने से देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति भी खराब हो गई है। खाद्य फसलों के उत्पादन पर कम ध्यान दिया जा रहा है, आम आदमी की क्रय शक्ति में गिरावट आई है और खाद्यान्न है पर इतना महंगे हैं कि आम आदमी उसको खरीद नहीं पा रहा है। सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश की नीति अपनाई जाने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र छोटा होते जा रहा है और कर्मचारियों की समस्याएं बड़ी होती जा रही हैं और सार्वजनिक क्षेत्र का जो मुख्य उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक न्याय उस दिशा में काम करना कठिन हो गया है। वैश्वीकरण की नीति के कारण देश की संप्रभुता को भी चुनौती मिली है। अब भारत की नीतियां IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और विश्व बैंक और विश्व के संपन्न देश
और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में बनाई जा रही है, जिससे कि हमारे देश की संप्रभुता को खतरा हो गया है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत के सामाजिक ताने बाने एवं संस्कृति को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। विज्ञान, विपणन और अन्य तरीकों से ये भारत में अपसंस्कृति को फैला रहा है, उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रहा है और भारत में जो बचत होती है उसको गलत दिशाओं में नष्ट कर रहा है। उसके बाद दुष्परिणाम और भी हैं। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनेक घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण कर रही हैं, जिससे कि हमारी जो निजी घरेलू उद्योग हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं और फिर से आर्थिक गुलामी के हालात बनते जा रहे हैं। विदेशी ऋण का भार बढ़ते जा रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, भुगतान संतुलन की समस्या और गंभीर होती जा रही है। तो इस प्रकार से बहुत सारे समस्याएं वैश्वीकरण के कारण से हो रही हैं, नई आर्थिक नीति के कारण से हो रही हैं। तो इस प्रकार बिना सोचे विचारे भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश और विदेशी कंपनियों को खुली छूट देना देश के हित में नहीं है। अतः हमें वैश्वीकरण की दिशा में सोच समझकर पूरी सतर्कता के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। अब जो नई आर्थिक नीति है उसके लाभ और दोषों को थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। नई आर्थिक नीति के लाभ ये हुए कि भुगतान संतुलन की जो समस्या थी उसमें हम लोगों ने काबू पा लिया। आर्थिक नीति के कारण हमारे देश की समृद्धि दर में भी वृद्धि हुई और कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा। नई आर्थिक नीति के कारण कार्यकुशलता में भी वृद्धि हुई, क्योंकि हमको प्रतियोगिता में टिके रहना था, तो कार्यकुशलता में वृद्धि बहुत अनिवार्य थी। नई आर्थिक नीति से हमारे निर्यात में वृद्धि हुआ है और विदेशी निवेश भी बहुत बढ़ा है। और कुछ दोष भी हैं आर्थिक नीति के, नई आर्थिक नीति के, उसको भी संक्षेप में देखेंगे हम लोग। नई आर्थिक नीति के कारण जो हम लोगों ने सोचा था कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो कम हो जाएगा, लेकिन उसमें ज़्यादा कमी नहीं हुआ। नई आर्थिक नीति के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हुई, जबकि उसको कम होना था लेकिन वो बढ़ गई। नई आर्थिक नीति के कारण जो निर्धन वर्ग है उनकी आय और कम हो गई। ऐसा मानना है कि जो पूंजीपति हैं वो और धनी होते गए और जो निर्धन है वो और भी कम और भी ज़्यादा धनी गरीब होते गए। नई आर्थिक नीति के कारण घरेलू बचत और निवेश की दर भी कम हो गई। कृषि क्षेत्र में निवेश की दर कम हुई। पूंजीगत और आधारभूत उद्योगों के स्थान पर उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों को अधिक महत्व दिया जाने लग गया। तो नई आर्थिक नीति के गुण दोष से स्पष्ट है कि कोई भी आर्थिक नीति न तो 100% सही होती है और न ही 100% गलत। कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। लेकिन इस आर्थिक नीति को तभी सफल कहा जा सकता है जब देश का आम आदमी अपने जीवन स्तर में कुछ सुधार का अनुभव करे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि 1991 के बाद से जो आर्थिक सुधार लागू किए गए उसके क्या क्या रूप थे। हम लोगों ने देखा उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को देखा और आर्थिक नीति के लाभ और क्या क्या हानि हुए, प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इसको भी हम लोगों ने देखा इस चैप्टर में। और इसके कुछ प्रश्न उत्तर को भी आप लोग कर लीजिएगा, खास करके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, क्योंकि परीक्षा में तो बहुविकल्पी प्रश्न ज़्यादा आते हैं। और साथ ही इसके सही गलत एक शब्द में उत्तर और अति लघुत्तरीय उत्तरों को भी आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। और जो भी प्रश्न नहीं बनेगा उसको मैं, जो हमारी क्लास होती है ऑनलाइन, उसमें मैं आप लोग को समझाऊँगा।